दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। खास कार्यक्रम टिकट के दावेदारों में आज हम बात करेंगे नारनौल विधानसभा की। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि यहां से टिकट के दावेदारों में कौन कौन से वो चेहरे हैं जो अब की बार जोर आजमाइश करना चाहते हैं। हम आपको बताएंगे कि बीजेपी की तरफ से, जेजेपी की तरफ से, इनेलो की तरफ से और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से टिकट के दावेदार हैं। इसके अलावा हम आपको आज ये भी बताएंगे कि यहाँ के जातीय समीकरण क्या कुछ कहते हैं और 2019 के चुनाव में किसने किसको मात दी थी और 2024 के लोकसभा चुनाव का उसके ऊपर क्या परिणाम रहा था और इन तमाम चीजों का 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ प्रभाव रहेगा, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में चर्चा हिस्सा लेने के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा में। धन्यवाद अजय जी, प्रणाम जी। टिकट के दावेदारों में हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन कौन से चेहरे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 2019 का जो चुनाव था उसमें बीजेपी की तरफ से ओम प्रकाश यादव ने चुनाव लड़ा था। उनको 42,732 वोट मिले थे और 14,715 वोटों से उनकी जीत हुई थी। या फिर ये कहें कि दूसरे नंबर पे जेजेपी की कमलेश सैनी रही थी और उनको 28,017 वोट मिले थे। ओम प्रकाश यादव ने उनको 14,715 वोटों से हराया था। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से नरेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा था, उनको 25,009 वोट मिले थे। वहीं बीएसपी की बात करें तो बीएसपी की तरफ से कृष्ण कुमार ने चुनाव लड़ा था और उनको केवल नामात्र 560 वोट मिले थे। इसके अलावा अगर हम इस विधानसभा क्षेत्र के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ के जातीय समीकरण अहीर की बात करें तो लगभग 56,000 के करीब मतदाता है। अनुसूचित जातियों की बात करें तो 20,000 के करीब मतदाता। सैनी की बात करें तो लगभग 17,500 के करीब मतदाता। ब्राह्मण समुदाय की बात करें तो 12,000 के करीब मतदाता है। जाट 7500 के करीब, महाजन 7200 के करीब, सिख 1900 के करीब, गुर्जर 1600 के करीब, खाती 1500 के करीब और राजपूत जो है 1200 के करीब मतदाता है। वहीं अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 17,662 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार ने नारनौल विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी। कहीं न कहीं जो 14,715 का मार्जिन विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश यादव का रहा था, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में वो मार्जिन 14,715 से बढ़कर 17,662 रह गया। आज हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये जो फैसला है, ये जो गैप, जो साथ में जो जीतने का जो दायरा है, जो वोटों की जो संख्या है वो बढ़ी है, उसका विधानसभा चुनाव पे क्या कुछ प्रभाव रहेगा। लेकिन नारनौल विधानसभा की अगर खास बात की हम जिक्र करें तो नारनौल हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का एक शहर है और मुख्यालय भी है। शहर में मुख्य रूप से यादवों का वर्चस्व है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और साथ में हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, नारनौल विधानसभा को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए अजय जी, नारनौल जो है वो महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय है शुरू से ही, और पिछले दिनों में नारनौल से महेंद्रगढ़ जिले के मुख्यालय को बदल करके महेंद्रगढ़ करने की भी चर्चाएं चली और जिसका नारनौल के इलाके के लोगों ने काफ़ी विरोध भी किया। और यदि हम राजनीतिक तौर पर देखें तो ये इलाका पहले राव बीरेंद्र सिंह जी और वर्तमान में राव इंद्रजीत जी के प्रभाव का इलाका है जी। और यहाँ से जो लोग विधायक बनते रहे हैं उनमें काफ़ी कुछ हद तक योगदान राव इंद्रजीत जी का रहा है उनकी जीत में। और जो 2024 का वर्तमान लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी जो बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिली है उसमें भी राव इंद्रजीत जी का मैं समझता हूँ योगदान है। यद्यपि जो कांग्रेस के उम्मीदवार रावदान सिंह थे लोकसभा में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से, वो महेंद्रगढ़ से ही थे, यादव समाज से ही आते थे, परंतु फिर भी जाट समाज से आने वाले धर्मवीर को विजय मिली इस इलाके से, अहिरवाल के इलाके से। वो उसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ा योगदान राव इंद्रजीत जी का रहा है।
और जो वर्तमान में विधायक रहे हैं ओम प्रकाश यादव जी, और जो पहले भी 2014 के चुनाव में भी जो विधायक बने थे वो भी राव इंद्रजीत जी के समर्थक ही रहे हैं, और पहले मंत्री भी रहे हैं ओम प्रकाश यादव जी, और उनकी राजनीति भी मूल रूप से राव इंद्रजीत जी के समर्थन की ही है। तो ये इलाका देखिए राव इंद्रजीत जी के प्रभाव का इलाका है, और आगे भी उम्मीद है कि उन्हीं के प्रभाव का इलाका ये रहेगा। जी, उन्हीं के प्रभाव का इलाका ये रहेगा। आइए अब चर्चा करते हैं टिकट के दावेदारों में कौन कौन से नेता है, कौन कौन से चेहरे हैं जो बिंदास हरियाणा की तरफ से सर्वे करवाया गया, जो अलग अलग टीमें भेजी गई और उनके अंदर किन किन का नाम शामिल है। सबसे पहले अगर हम बात करें बीजेपी की तरफ से तो ओम प्रकाश यादव वर्तमान में विधायक भी हैं, मंत्री भी रहे हैं, पहले भी विधायक रहे हैं, इनका नाम सबसे सर्वोपरि है। बिल्कुल अजय जी, देखिए निश्चित तौर पे ओम प्रकाश यादव जी विधायक हैं। 2014 में के विधानसभा चुनाव में भी वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने, और 2019 के विधानसभा चुनाव में भी वो विधायक बने जी। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर दाव खेलेगी। परंतु जिस तरीके से राजनीतिक समीकरणों में थोड़ा बहुत बदलाव आता दिखाई पड़ रहा है कि राव इंद्रजीत जी के जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी डॉक्टर अभय सिंह यादव जी को नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया जी, तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद पार्टी उनके उम्मीदवारी पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। तो हो सकता है पार्टी उनको उम्मीदवार बनाए ना बनाए, कहीं ना कहीं मैं उस पे शक हमें महसूस होता है जी। वहीं टिकट के दावेदारों में जो अगले नाम है दयाराम यादव, बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, नायब सिंह सैनी से काफी नजदीकियां हैं। वहीं इनके अलावा बाबूलाल पटिकरा राव इंद्रजीत गुट से आते हैं, ये भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। प्रदीप जी। अजय जी, देखिए दयाराम यादव जी की जहाँ तक बात है वो संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, और नायब सिंह सैनी जी क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, संगठन में साथ काम किया है उन लोगों ने, तो उनकी नज़दीकियाँ हैं। और जहाँ तक आपने बाबूलाल जी की बात की, वो राव इंद्रजीत जी के खेमे से आते हैं, और वहाँ पे कहीं ना कहीं फिर भी मैं समझता हूँ कि राव इंद्रजीत जी का शायद कुछ प्रभाव रहेगा, और नहीं तो दयाराम जी जैसे हैं संगठन के व्यक्ति हैं, पार्टी यदि संगठन के व्यक्ति पे कोई विश्वास जताती है तो दयाराम जी भी अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं जी। वहीं इनके अलावा अगर हम बात करें तो भारती सैनी पूर्व नगर परिषद चेयरमैन है, ये भी टिकट की दावेदार हैं। वहीं राकेश शर्मा बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष है, ये भी नारनौल विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदारों में शामिल है। प्रदीप जी। देखिए अजय जी, भारती सैनी जी की जहाँ तक बात है नगर परिषद की चेयरमैन रही है, और क्योंकि नारनौल शहर में सैनी समुदाय का काफ़ी प्रभुत्व है, काफ़ी अच्छे संख्या में वहाँ पे सैनी समुदाय के मतदाता हैं, उस नाते से उनकी उम्मीदवारी जरूर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ मजबूत बनती है। और इसके साथ साथ जो राकेश शर्मा जी हैं वो भी संगठन के व्यक्ति हैं, पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और रहे हैं, तो दोनों लोगों की उम्मीदवारी पे कहीं ना कहीं पार्टी मैं समझता हूँ अवश्य विचार करेगी जी। वहीं इसके अलावा टिकट के दावेदारों में कमलेश सैनी हैं, वर्तमान नगर परिषद की चेयरमैन है, जेजेपी की पूर्व प्रत्याशी हैं रही हैं, और साथ ही साथ नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। देखिए अजय जी, श्रीमती कमलेश सैनी नगर परिषद की चेयरपर्सन है, और पिछला चुनाव उन्होंने जेजेपी की टिकट पर लड़ा था, और वो ओम प्रकाश यादव जो बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते, उनसे ही वो दूसरे नंबर पर रही थी, काफ़ी अच्छा उनका प्रदर्शन था। और वर्तमान में जब नायब सिंह सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुई हैं, तो वो नायब सिंह सैनी जी के साथ अपनी नज़दीकियों के चलते उनकी दावेदारी और दूसरा पिछले चुनाव में उनका प्रदर्शन, दोनों चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ वो उनकी एक मजबूत दावेदारी बनती है जी, मजबूत दावेदारी यहाँ पे बनती है। वहीं अगर हम टिकट के दावेदारों में अगले नामों की बात करें तो संदीप यादव एडवोकेट हैं, राव इंद्रजीत सिंह गुट से आते हैं, ये भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। इनके अलावा सत्यव्रत शास्त्री संगठन से जुड़े रहे हैं, वर्तमान में प्रदेश प्रवक्ता है,
सत्यव्रत शास्त्री भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। देखिए अजय जी, चाहे संदीप यादव जी की बात हो या सत्यव्रत शास्त्री जी की, आपने कहा कि संदीप यादव जी राव इंद्रजीत जी के समर्थक हैं जी। देखिए, इस इलाके में राव इंद्रजीत जी का प्रभुत्व है, क्योंकि उनके पिताजी, राव इंद्रजीत जी के पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह जी यहाँ से सांसद रहे। उसके बाद वर्ष 2009 के प्री सीमन से पहले राव इंद्रजीत जी भी यहाँ से 2 बार सांसद रहे। तो निश्चित तौर पे उनका प्रभाव क्षेत्र है ये इलाका और बहुत सारे लोग उनके समर्थक हैं। परंतु राव इंद्रजीत जी के लिए भी वहाँ पे एक बड़ी चुनौती होगी कि उनके समर्थकों में से वो किसका साथ दें। तो इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि विकट परिस्थिति राव इंद्रजीत जी के सामने भी खड़ी होती है वहाँ पे। और जहाँ तक आपने सत्यव्रत शास्त्री जी की बात की है, वो पार्टी के संगठन से जुड़े रहे हैं, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभालते हैं। तो यदि पार्टी उनके ऊपर दाव खेलती है तो संगठन का उसमें मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा। बाकी वहाँ पे जितने भी उम्मीदवार हैं वो उनमें से काफ़ी बड़ी संख्या में, क्योंकि इस इलाके में भारतीय जनसंघ के वक़्त से ही जनसंघ का प्रभाव रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी लोग पार्टी के पुराने संगठन के कार्यकर्ता हैं जी। और कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत का प्रभाव वहाँ पे बिल्कुल अंत तक है, बिल्कुल अंत तक है। राव इंद्रजीत जी का प्रभाव वहाँ पे आज भी है और आगे भी रहेगा। वहीं बीजेपी के बाद अगर टिकट के दावेदारों की अगर हम बात करें आईएनएलडी की तरफ से जसबीर ढिल्लो जो कि एडवोकेट हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं, जसबीर ढिल्लो भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। इसके अलावा छोटेलाल गहली हैं, पूर्व जिला पदाधिकारी रहे हैं, वो भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। देखिए अजय जी, जहाँ तक आपने आईएनएलडी की बात की, जसबीर ढिल्लों जी हों या छोटेलाल जी हों, वो आईएनएलडी की तरफ से दावेदार हैं। परंतु जिस तरीके से आईएनएलडी और बहुजन समाज पार्टी का जो चुनावी समझौता हुआ है, उसमें आईएनएलडी 53 सीटों पर और 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो ये देखने वाली बात है कि ये जो नारनौल विधानसभा की जो सीट है वो बीएसपी के हिस्से में आती है या आईएनएलडी के हिस्से में आती है। जसबीर जी की या छोटेलाल जी की उम्मीदवारी उसी बात पे निर्भर करेगी। यदि ये सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती है तो निश्चित तौर पे जसबीर ढिल्लों जी या छोटेलाल जी उम्मीदवार नहीं होंगे। वहाँ से बहुजन समाज पार्टी अपने किसी उम्मीदवार को, अपने किसी कार्यकर्ता को उतारेगी। जी, ये तो हालांकि आने वाला समय बताएगा कि सीट किसके हिस्से में जाती है। अब बहरहाल आईएनएलडी की तरफ से जो टिकट के दावेदारों में शामिल है, जसबीर ढिल्लो एडवोकेट और छोटेलाल गहली का नाम सबसे ऊपर है। वहीं अगर हम बात करें जेजेपी की, तो जेजेपी की तरफ से जो टिकट के दावेदारों में नाम शामिल है, जो चेहरे शामिल हैं, जो नेता शामिल है, उनमें अशोक सैनी है, पुराने कार्यकर्ता हैं, पूर्व जिला पदाधिकारी रहे हैं, और साथ ही साथ नवीन राव पूर्व युवा जिला पदाधिकारी है। इन दोनों का नाम टिकट के दावेदारों में प्रदीप जी शामिल है। देखिए अजय जी, जो दोनों नाम आपने नवीन जी का और अशोक सैनी जी का जो नाम कहे जेजेपी से, हालांकि वर्तमान में हरियाणा में जेजेपी का कोई बड़ा सा जनाधार नहीं बचा है, परंतु फिर भी राजनीतिक दल चुनावी संग्राम में अपनी उपस्थिति हमेशा दर्ज कराते हैं। पिछली विधानसभा के चुनाव में यहाँ से कमलेश सैनी जी उम्मीदवार थी और उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर रहा और दूसरे नंबर पर वही रही थी। परंतु इस बार क्योंकि कमलेश सैनी जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं और इस बार अशोक सैनी या नवीन जी के ऊपर जननायक जनता पार्टी उम्मीद है दाव खेलेगी और उनमें से कोई भी एक उम्मीदवार हो सकता है। जेजेपी के बाद आइए अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदारों की। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो टिकट के दावेदार हैं उनमें राकेश यादव टिकट के दावेदारों में शामिल है, पूर्व जज हैं। कहीं ना कहीं जज का जब नाम आता है तो निश्चित रूप से अपने आप में एक बड़ा नाम हो जाता है। प्रदीप जी देखिए अजय जी, बिल्कुल राकेश यादव जी मजिस्ट्रेट रहे हैं और अच्छा और साफ सुथरा उनका कैरियर रहा है
उस नाते से वो कांग्रेस की टिकट के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जिस तरीके से वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिली, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी का ग्राफ काफ़ी बढ़ा है और उस ग्राफ के बढ़ने की वजह से ही उम्मीदवारों की संख्या भी कांग्रेस पार्टी में काफ़ी बड़ी है। उस नाते से एक लंबी लिस्ट हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की टिकट के दावेदारों की है। परंतु जैसे आपने बताया कि राकेश जी निश्चित रूप से अपने दावेदारी पेश करेंगे और एक यदि पार्टी उनको उम्मीदवार बनाती है वो एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं टिकट के दावेदारों में अगर हम बात करें नारनौल विधानसभा से ही, तो राव सुखविंदर सिंह टिकट के दावेदारों में शामिल है। पूर्व एससी हैं, पूर्व सांसद राव मान सिंह के बेटे हैं। देखिए अजय जी, सुखविंदर सिंह जी राजनीतिक परिवार से आते हैं, बेशक वो अधिकारी रहे हैं लेकिन राजनीतिक परिवार से आते हैं और उन अपने पुराने राजनीतिक संपर्कों के चलते टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, अधिकारी रहे हैं। और यहाँ पे एक बड़ा ये रहा है इतिहास इस सीट का कि कई दफ़ा यहाँ पे पूर्व अधिकारी चुनाव जीतते भी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यदि वो भी अपनी दावेदारी अवश्य पेश करेंगे और अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। जी, वहीं कांग्रेस पार्टी से ही टिकट के दावेदारों में जो आगे नाम है वो संजय पटिकरा जी हैं। संजय पटिकरा भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। जिले व राज्य में पूर्व पदाधिकारी रहे हैं। वहीं एडवोकेट प्रदीप यादव भी टिकट के दावेदारों में शामिल है, पुराने कांग्रेसी रहे। देखिए अजय जी, चाहे संजय पटिकरा हो या प्रदीप यादव जी की बात हो, पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और पार्टी यदि अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास जताती है तो उनमें कहीं ना कहीं इनकी दावेदारी मजबूत बनती है जी। बाकी देखिए पार्टी का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेता है वो उस पर निर्भर करेगा, लेकिन पार्टी संगठन से जुड़े हुए लोग, पुराने कार्यकर्ताओं के ऊपर पार्टी को जरूर दाव खेलना चाहिए। जी, वहीं नारनौल से कांग्रेस पार्टी के ही टिकट के दावेदारों में डॉक्टर राज सुनेश यादव भी शामिल है। जी हाँ, डॉक्टर राज सुनेश यादव भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। इनके जो ससुर रहे हैं वो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, वो चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए अजय जी, यदि पार्टी महिला उम्मीदवार के ऊपर विश्वास जताती है तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर राज सुनेश यादव जी अच्छी उम्मीदवार हो सकती हैं और एक महिलाओं का प्रतिनिधित्व देने के लिए पार्टी उनके ऊपर दाव खेल सकती है और वो एक अच्छी उम्मीदवार हो सकती हैं। कांटे का टक्कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को दे सकती है। जी, वहीं इनके अलावा सर्जन यादव भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। पूर्व विधायक रघु यादव के बेटे हैं। हालांकि ये रेवाड़ी जिले से आते हैं लेकिन नारनौल विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। सर्जन यादव भी टिकट के दावेदार हैं और वहीं सरपंच अतेंद्र यादव जो कि सरपंच एसोसिएशन के ब्लॉक प्रधान है, वो भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। देखिए अजय जी, सृजन यादव जी की जहाँ तक बात है, रघु यादव जी उनके पिताजी एक ज़माने में अहिरवाल के बड़े फायर ब्रांड नेता होते थे। यद्यपि वो विधायक तो एक ही बार बने और उसमें भी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, पूरा कार्यकाल भी पूरा नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने अहिरवाल के लिए पानी की लड़ाई लड़ी और बहुत मुद्दों पे वो लगातार आंदोलन करते रहे। लोगों के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं जी। और बाद में वो समाजवादी पार्टी में चले गए और वो वर्तमान में कांग्रेस में हैं। तो मैं समझता हूँ यदि सृजन यादव उम्मीदवार होते हैं तो उनको मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छे उम्मीदवारों में से एक हो सकते हैं और बहुत अच्छी लड़ाई वो विधानसभा के चुनाव की लड़ सकते हैं, क्योंकि रघु यादव जी का जिस तरीके से लोगों के बीच में रहने का आना जाना और लोगों से मिलना जुलना जो रहा है और जो अहिरवाल के इलाके के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया है उसका कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा मिलेगा। और जहाँ तक अतेंद्र यादव जी की बात है, ठीक है वो सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, उस इलाके के अध्यक्ष हैं, उस नाते से उनकी दावेदारी अवश्य मजबूत है, परंतु कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी अन्य उम्मीदवारों के मुकाबले कहीं कमज़ोर पड़ती है। ये थे नारनौल विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार। लेकिन चलते चलते अंतिम सवाल ले लेते हैं। प्रदीप जी, क्या लगता है यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है?
अजय जी, मैं नहीं समझता कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होगा। यहाँ पे सीधा मुकाबला रहेगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार जो भी आता है उसके बीच में। और दूसरा फैक्टर यहाँ पे ये रहेगा कि यहाँ पे राव इंद्रजीत जी के प्रभाव को किसी भी तरीके से नकारा नहीं जा सकता है। यदि भारतीय जनता पार्टी राव इंद्रजीत जी की पसंद के उम्मीदवार को नहीं भी उतारती है तो भी वहाँ से राव इंद्रजीत जी का जो उम्मीदवार को आशीर्वाद मिलेगा वो एक बहुत अच्छी उपस्थिति दर्ज कराएगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे राव इंद्रजीत जी ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति रहेंगे इस इलाके में। यादव मतों के ऊपर उनका बहुत अच्छा असर है और यहाँ पे सीधा मुकाबला रहेगा। त्रिकोणीय मुकाबले का मैं कोई आसार नहीं देखता हूँ। जी, यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बहुत कम नज़र पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप जी को आते हैं। आज हमने आपको विस्तार से बताया कि नारनौल विधानसभा क्षेत्र से कौन कौन से वो चेहरे हैं जो टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। आपको अगर लगता है कि कोई ऐसा बड़ा चेहरा, कोई ऐसा बड़ा नाम जो है वो बिंदास हरियाणा के सर्वे में छूट गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से उनका नाम बता सकते हैं। साथ ही साथ जो ये नंबर बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है इस नंबर पर कॉल करके भी आप जानकारी दे सकते हैं ताकि बिंदास हरियाणा की तरफ से जब आगे सर्वे करवाया जाएगा, जब चुनाव के नजदीक एक बार फिर चर्चा होगी तो हम उस नाम के ऊपर भी गौर कर ले, उसको भी सर्वे के अंदर शामिल कर ले। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई विधानसभा क्षेत्र की जानकारी के साथ, वहां के टिकट के दावेदारों के साथ, और आपको बताएंगे कि वहां के टिकट के दावेदारों में कौन से बड़े चेहरे शामिल है और वहां के जातीय समीकरण और साथ ही साथ नेताओं के समीकरण, अंक गणित क्या कुछ कहते हैं। दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान व पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप जी को इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।